हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है रोहित रेलवे TM4 क्लास में। ये सेट नंबर दोस्तों 15 है और इसमें साइंस के 34 MCQ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया है। अगर आप भी रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बस आप लोग को एक कमेंट करना है कि आप लोग किस पब्लिकेशन के बुक से सेट लगाना चाहते हैं। वो चाहे आपका किरण पब्लिकेशन हो या रुक्मणी पब्लिकेशन हो या RWA हो, वो किसी भी पब्लिकेशन के बुक से मैं आप लोग को सेट प्रैक्टिस करवा दूंगा। बस आप लोग को एक कमेंट करना है। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। तो वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है। वर्षा की बूंदें किसके कारण गोलाकार होती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पृष्ठ तनाव के कारण, यानी सरफेस टेंशन के कारण वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक आदर्श तरल की श्यानता होती है। एक आदर्श तरल की श्यानता कितना होता है दोस्तों? तो ये 0 होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 0। बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया दोस्तों, सभी प्रश्न बहुत ही बढ़िया हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि प्रतिबल का मात्रक होता है। प्रतिबल का मात्रक क्या होता है दोस्तों? तो ये आपका पास्कल होता है। या दाब का भी मात्रक क्या हो जाएगा? आपका पास्कल। दाब का और प्रतिबल का मात्रक क्या होता है? पास्कल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लैंप की बत्ती में तेल किस कारण ऊपर चढ़ती है। लैंप की बत्ती में तेल किस कारण ऊपर चढ़ती है? तो ये केशिकत्व के कारण। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, केशिकत्व। अगला नंबर प्रश्न है कि जल से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में किस कारण चिपक जाते हैं। जल से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में जो है चिपक जाते हैं, तो वो किसके कारण? तो ये पृष्ठ तनाव के कारण, यानी सरफेस टेंशन के कारण जो शेविंग ब्रश के जो बाल हैं आपस में चिपक जाते हैं। दोस्तों बहुत ही ये शानदार प्रश्न है और ये RRB ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है, तो आप लोग इसको बढ़िया से याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है कि समुद्र में लहरों को शांत करने के लिए उनके ऊपर तेल क्यों डाला जाता है। ये भी बहुत शानदार प्रश्न है कि समुद्र में लहरों को शांत करने के लिए उनके ऊपर तेल क्यों डाला जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पृष्ठ तनाव को कम करने के लिए। ऑप्शन ए हो जाएगा, पृष्ठ तनाव को कम करने के लिए समुद्र में लहरों को शांत करने के लिए उनके ऊपर तेल डाला जाता है। अगला नंबर प्रश्न है कि श्यानता की इकाई क्या है, यानी श्यानता की इकाई क्या है। इसी को इंग्लिश में बोला जाता है विस्कोसिटी दोस्तों। तो इसकी इकाई है दोस्तों पवाइज। पवाइज जो कि श्यानता की इकाई है। अगला नंबर प्रश्न है कि पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठों पर न चिपकने का कारण क्या है। पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठों पर न चिपकने का कारण क्या है? तो ये असंजक बल का अभाव, यानी असंजक बल की कमी के कारण हम लोग देखते हैं दोस्तों कि पानी और तेल का मिलन नहीं होता है। वो उस पर, यानी पानी और तेल कभी भी आपस में नहीं चिपकते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है? असंजक बल का अभाव होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है कि एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल क्या कहलाता है। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल क्या कहलाता है? तो ये दाब कहलाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कि P इक्वल टू क्या होता है? फोर्स बाई एरिया। P इक्वल टू क्या होता है? फोर्स बाई एरिया। P से हो गया प्रेशर, F से हो गया फोर्स, A से हो गया एरिया। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है कि ताप बढ़ने पर गैस की श्यानता क्या होती है? बढ़ जाती है। ताप अगर बढ़ेगा तो गैस की जो श्यानता है वो भी बढ़ जाएगी दोस्तों। आप लोग को याद रखना है कि अगर टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो गैस की श्यानता क्या हो जाएगी? वो भी बढ़ जाएगी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी प्रश्न इतना शानदार है कि आपको क्या बताएं। ठीक है, आप लोग अगर वीडियो पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर ध्वनि की आवृत्ति होती है। अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में अगर ध्वनि जाता है तो ध्वनि की जो आवृत्ति है वो क्या रहता है? उसका आवृत्ति चेंज नहीं होता है, वो समान रहता है। अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर ध्वनि जा रहा तो उसकी आवृत्ति सेम रहती है दोस्तों, उस आवृत्ति में कोई चेंज नहीं रहता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये सेम रहता है। अगला नंबर प्रश्न है कि सेकेंडी लोलक का आवर्तकाल होता है। सेकेंडी लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? तो ये 2 सेकंड होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2 सेकंड। देखिए दोस्तों ये रेलवे सामान्य विज्ञान है और ये टेस्ट नंबर
सेट नंबर 15 है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में पूरा बने रहिएगा और बहुत ही मज़ा आने वाला है। अगला नंबर प्रश्न है कि कमानीदार तुला किस सिद्धांत पर कार्य करती है। कमानीदार तुला किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, हुक के नियम पर। हुक के नियम पर कमानीदार तुला कार्य करता है। अगला नंबर प्रश्न है कि आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ये हर्ट्ज होता है, यानी फ्रीक्वेंसी का जो एसआई मात्रक क्या होता है, तो हर्ट्ज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि द्रव के प्रवाह की दर को किससे मापा जाता है। जो द्रव के प्रवाह की दर किससे मापा जाता है, तो ये आपका वेंचुरी मीटर से। वेंचुरी मीटर से द्रव के प्रवाह की दर को मापा जाता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है कि किसी तरल की श्यानता का मापन किससे किया जाता है। किसी तरल की श्यानता का मापन किससे किया जाता है, तो ये आपके विस्कोमीटर से। विस्कोमीटर से किया जाता है किसी तरल की श्यानता। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विस्कोमीटर से किसी भी तरल की श्यानता को मापा जाता है। अगला नंबर प्रश्न है कि लोलक का आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है। किसी लोलक का आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है, यानी जो इसका आवर्तकाल होता है कोई भी लोलक का, यानी टी किस पर निर्भर करता है दोस्तों, तो ये आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल पर। ठीक है, रूट अंडर एल पर करता है, तो ये आपका लोलक की लंबाई पर निर्भर करता है। लोलक का आवर्तकाल जो है किस पर निर्भर करता है, तो लोलक की लंबाई पर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, लोलक की लंबाई पर। अगला नंबर प्रश्न है कि डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है। डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है, ये ध्वनि से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्वनि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवर्तकाल किस पर निर्भर नहीं करता है। आवर्तकाल किस पर निर्भर नहीं करता है दोस्तों, तो ये आपके द्रव्यमान पर, यानी मास पर निर्भर नहीं करता है आवर्तकाल। ठीक है, बाकी जो लंबाई है, आयतन है और दाब है, ये तीनों पर निर्भर करता है आपका आवर्तकाल। एक है दोस्तों जो छोटा वाला जी है उस पर निर्भर करता है। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा कि आवर्तकाल किस पर निर्भर नहीं करता है, तो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। बाकी जो लंबाई, आयतन और दाब है, ये तीनों पर निर्भर करता है, और एक गुरुत्वीय त्वरण है उस पर निर्भर करता है दोस्तों। ये 4 चीज़ पर आवर्तकाल निर्भर करता है। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं कि बुनसेन बर्नर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। बुनसेन बर्नर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये आपके बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये भी बहुत शानदार प्रश्न है, आप लोग इसको याद रखिएगा। ठीक है, बुनसेन बर्नर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है कि जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो ये क्या होता है दोस्तों, तो बहुत कुछ ऊपर उठता है। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि नदी से अगर जहाज अगर सागर में जा रहा है, यानी महासागर चाहे समुद्र में जा रहा है, तो उसका कुछ हिस्सा ऊपर उठ जाता है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है कि बर्नौली प्रमेय आधारित है, तो बर्नौली प्रमेय किस पर आधारित है, तो ये आपका ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है बर्नौली प्रमेय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुयान कार्य करता है, किस पर कार्य करता है दोस्तों, तो ये आपके बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है वायुयान, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ऑटोमोबाइल का हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑटोमोबाइल का हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये आपके पास्कल के सिद्धांत पे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पास्कल के सिद्धांत पर। हाइड्रोलिक ब्रेक पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों। अगर दोस्तों आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर करें। अगला नंबर प्रश्न है कि पृष्ठ तनाव किसके कारण पैदा होता है। पृष्ठ तनाव किसके कारण पैदा होता है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, अणुओं के बीच संसंजक बल के कारण। पृष्ठ तनाव किसके कारण पैदा होता है, तो ये अणुओं के बीच संसंजक बल के कारण। ठीक है, बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। इस क्वेश्चन को फिर से हम पढ़ देते हैं कि पृष्ठ तनाव किसके कारण पैदा होता है, तो अणुओं के बीच संसंजक बल के कारण पैदा होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर 2 व्यक्ति बैठ जाएं तो आवर्तकाल क्या होगा। आवर्तकाल इसका दोस्तों, अगर एक व्यक्ति बैठा है झूला पर, अगर वहीं पर आकर एक और व्यक्ति बैठ जाता है तो उसका आवर्तकाल सेम रहेगा दोस्तों, यानी उसका जो आवर्तकाल है, टाइम इसका, वो कोई चेंज नहीं होता। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा। झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर आकर दूसरा व्यक्ति अगर बैठ जाए तो वो क्या होगा, तो उसका आवर्तकाल वो सेम रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा दोस्तों। अगला नंबर प्रश्न है कि प्रतिबल और विकृति का अनुपात कहलाता है। प्रतिबल यानी दोस्तों जानते हैं कि प्रतिबल जो हो गया प्रतिबल बटा विकृति। ठीक है,
विकृति इसका अनुपात क्या कहलाता है? तो ये यंग प्रत्यस्तता गुणांक कहलाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यंग प्रत्यस्तता गुणांक। प्रतिबल और विकृति का अनुपात क्या कहलाता है? तो यंग प्रत्यस्तता गुणांक कहलाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है कि ब्लैक बोर्ड पर चौक से लिखने पर किस कारण अक्षर उभर कर आते हैं? बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, आप लोग भी इसको बहुत बढ़िया से याद कर लीजिएगा कि ब्लैक बोर्ड पर चौक से लिखने पर किस कारण अक्षर उभर कर आते हैं। तो यह आपके दोस्तों असंजक बल के कारण, असंजक बल के कारण जो अक्षर उभर कर आते हैं ब्लैक बोर्ड पर। ठीक है, आप लोग को फिर से हम रिपीट कर देते हैं। इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि असंजक बल होगा कि ससंजक बल। दो प्रकार के बल ये लगते हैं दोस्तों, असंजक बल या ससंजक बल। तो आपको याद रखना है कि ब्लैक बोर्ड पर जो अक्षर उभर कर आते हैं तो अ से अक्षर, अ से असंजक बल। याद रखिएगा कि ब्लैक बोर्ड पर चौक से लिखने पर किस कारण अक्षर उभर कर आते हैं? तो असंजक बल के कारण। याद रहेगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं 2 बार 3 बार इसलिए रिपीट कर कर पढ़ाता हूँ कि जिससे कि आप लोग को मेरे क्लास में ही वो चीज़ आपको याद हो जाए, वो प्रश्न याद हो जाए, आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि किस नली में किसी द्रव का चढ़ना या उतरना किस पर निर्भर करता है? किस नली में किसी द्रव का चढ़ना या उतरना किस पर निर्भर करता है? ये आपका त्रिज्या पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये नहीं कि आप क्षेत्रफल मार दीजिएगा और लंबाई मार दीजिएगा, नहीं दोस्तों, ये किस पर निर्भर करता है? तो ये त्रिज्या पर। किस नली में किसी द्रव का चढ़ना या उतरना किस पर निर्भर करता है? तो ये त्रिज्या पर निर्भर करता है। अगला नंबर प्रश्न है कि लोलक का आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है? लोलक का आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है? तो ये आपके लंबाई पर निर्भर करता है दोस्तों। ठीक है, लंबाई पर निर्भर करता है और आपके दाब पर निर्भर करता है और आयतन पर निर्भर करता है। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। तो लोलक का आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है? तो लंबाई पर। जो ऑप्शन है उसको राइट आंसर कर देंगे, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लोलक की लंबाई बढ़ने पर आवर्तकाल क्या होता है? तो ये बढ़ जाता है। लोलक की अगर लंबाई बढ़ती है यानी एल बढ़ेगा तो उसका टाइम भी बढ़ जाएगा। दोस्तों हम लोग देखें कि अगर टाइम किसके प्रोपोर्शनल होता है तो ये √L के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो इसका अगर लंबाई बढ़ेगा लोलक की तो उसका आवर्तकाल भी बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है कि द्रवों की तुलना में गैसों की श्यानता क्या होती है? द्रवों की तुलना में गैसों की श्यानता क्या होती है? तो ये कम होती है। द्रवों की तुलना में गैसों की श्यानता कम होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है कि आंधी आने पर छप्पर का उड़ना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये आपके हो जाएगा दोस्तों बर्नौली के सिद्धांत पर। ठीक है, आंधी आने पर छप्पर का उड़ना किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये बर्नौली के सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल कहलाता है। एक ही पदार्थ यानी सेम पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल क्या कहलाता है? तो असंजक बल कहलाता है। देखिए दोस्तों, एक ही पदार्थ यानी सेम पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल क्या कहलाता है? तो संसंजक बल। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, संसंजक बल। ये नहीं कि असंजक बल मार दीजिएगा। सेम पदार्थ रहेगा, ठीक है, एक ही पदार्थ कह रहा ना, यानी एक ही पदार्थ यानी सेम पदार्थ, यानी एक ये यहाँ पर जो ए है तो इसी को ए यहाँ पर, ये दोनों अगर आपस में टकराएंगे और मिलेंगे तो ये कैसा माने लगेगा बल? तो ये संसंजक बल लगेगा दोस्तों। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यही प्रश्न थे दोस्तों, बहुत ही शानदार, सभी प्रश्न शानदार हैं। आप लोग वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को बहुत ही ज़्यादा शेयर करिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। ऐसे ही आप लोग को डेली सेट प्रैक्टिस करने को मिलता रहेगा। ठीक है, और ये सभी कुछ प्रश्न ऐसे हैं दोस्तों, ये सभी प्रश्न कुछ ना कुछ प्रश्न दोस्तों पूछे गए हैं RRB ग्रुप डी में, NTPC में। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना है। जय हिंद।